हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की बुक आरोह भाग 2 के 7वें अध्याय के प्रश्न उत्तर। ये जो 7वां अध्याय है इसकी व्याख्या हम इससे पहले वीडियो में हम कर चुके हैं। अब उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। ये जो 7वां अध्याय है ये है हमारा बादल राग, और बादल राग में हमने जो कविता पढ़ी वो लिखित है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा। ये कविता बादलों को आवाहित करते हुए, मतलब बादलों को बुलाने का एक गीत है जो यहाँ पर लिखा गया है। मगर साथ ही क्रांति का भी आह्वान किया जा रहा है कि मतलब बादल आए और क्रांति लेकर आए, मतलब एक बदलाव लाएं, प्रकृति में लाएं। लेकिन साथ ही जो शोषित वर्ग है उसको भी एक हिडन रूप में यहाँ बताया गया है कि उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन लेकर आए। ये पूरी कविता की व्याख्या हम देख चुके हैं। अब इनके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले है प्रश्न 1, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? यानी पहले क्वेश्चन को आप समझिएगा। तब हमारी एक पंक्ति थी जो पहली दूसरी पंक्तियों में था, ये अस्थिर सुख पर दुख की छाया। इस पंक्ति में जो है वो दुख की छाया किसे कहा गया है, दुख की छाया किसको बोला जा रहा है? तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? अस्थिर सुख पर दुख की छाया, अस्थिर सुख पर दुख की छाया क्रांति पर विनाश और आशंका से कहा गया है। यहाँ कर अब इसको देखिए, क्रांति या विनाश की आशंका को कहा गया है। यानी कि क्रांति आए, बदलाव लाए, यानी कि दुख क्या है? बदलाव लाएगा। और ये दुख किसके लिए बन जाता है? जो पूंजीपति हैं उनके लिए ये दुख बनता है, क्योंकि जो शोषित वर्ग होता है उनके लिए तो हमेशा ये कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आता है। क्रांति की हुंकार से पूंजीपति घबरा उठते हैं, वे अपनी सुख सुविधा को खोने मात्र से भयभीत हो जाते हैं। उनका सुख अस्थिर है, उन्हें क्रांति में दुख की छाया दिखाई देती है। क्रांति उन्हीं से कुछ चाहती है जिनके पास आवश्यकता से अधिक होता है, जो समाज की भलाई के लिए आवश्यक है, और उसे खोने मात्र की आशंका उन्हें दुखी कर देती है। तो यहाँ पर क्या है? जो पूंजीवती हैं वो सभी के लिए ये क्रांति एक दुख की छाया के रूप में आती है, क्योंकि वो घबरा जाते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ चेंजेस होंगे जो उनके लिए नुकसानदेह होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर, पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? क्रांति का जो वज्रपात होता है, मतलब जो बदलाव होता है, जो चीजें होती हैं उससे लोग शतविशत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये कौन होते हैं? क्रांति से सबसे ज्यादा परेशान पूंजीपति वर्ग होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने? जो ये पंक्ति है इसमें जो भी गर्बीले वीर का मतलब कौन है? जो धन संपत्ति का इकट्ठा करके बहुत ही ज्यादा अपने आप में अहंकार ले आए हैं, वो सभी वीर जो हैं छतविछत होकर इधर उधर मरे हुए गिरे हुए से पड़ जाते हैं। जिस तरीके से युद्ध में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा क्रांति होती है तो बड़े बड़े वीर मरते हैं, वही चीज यहाँ पर दी है। अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर पंक्ति में क्रांति विरोधी गर्बीले वीरों की ओर संकेत करती। क्रांति जो क्रांति नहीं चाहते, जो क्रांति के वज्रपात से घायल होकर छत विचत हो जाते। बादलों के वज्रपात से उन्नति के शिखर पर पहुंचे सैकड़ों वीर पराजित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो बहुत अपने आप को पराजित समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा धन संपत्ति का इकट्ठा कर लिया, सब कुछ कर लिया है, वही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और वही छत विचत होकर जो है धरा पर गिरे मिलेंगे। बादलों की गर्जना और मूसलाधार वर्षा से बड़े बड़े पर्वत वृक्ष छतविछत हो जाते हैं, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार क्रांति की हुंकार से पूंजीपति का धन संपत्ति तथा वैभव आदि का विनाश होता है, अर्थात उनके शोषण का अंत हो जाता है। यानी कि जब बहुत ज्यादा गर्जन होती है, बारिश होती है, तो बड़े बड़े पेड़ जड़ों से उखड़ जाते हैं, मगर छोटे छोटे पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य? छोटे ही शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया है? विप्लव रव यानी कि जब क्रांति होती है उस समय क्या है? छोटे ही शोभा पाते हैं, अर्थात जब बहुत बारिश होती है, सब कुछ होता है, तब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना उनको नुकसान नहीं होता है, बड़े बड़े पौधे उखड़ के गिर जाते हैं। तो वो क्या है? जब क्रांति होती है यानी बदलाव होता है, तब जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ना उनको तकलीफ होती है, लेकिन जो छोटे होते हैं, निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जो डेली कमा रहे हैं या कारीगर लोग होते हैं, इन सभी लोगों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि ये क्रांति होगी, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उनके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव लेकर आती है।
तो क्या लिखेंगे, विप्लव रव में छोटे ही शोभा पाते। पंक्ति में विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति से। क्रांति जब आती है तब गरीब सामान्य वर्ग आशा से भर जाता है एवं धनी पूंजीपति वर्ग अपने विनाश की आशंका से भयभीत हो उठता है। छोटे लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उन्हें सिर्फ इससे लाभ होगा। इसीलिए कहा गया है कि छोटे ही हैं शोभा पाते। जैसे भयंकर आंधी तूफान के बीच छोटे छोटे पौधे अपनी जड़ नहीं छोड़ते। बहुत तूफानों में छोटे छोटे पौधों को कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहां पर क्या दिया है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है। मतलब जब बादल आ रहे हैं तो क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं ये कविता में दर्शाया गया है, उन्हीं को लेकर हमें यहाँ पर लिखना है। क्या है, बादलों के आगमन से प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन आती है। तो हम सभी जानते हैं क्या क्या परिवर्तन आते हैं बादल, लेकिन हमारे जानने वाला नहीं लिखना, हमें लिखना क्या है जो कविता में मेंशन है हमको वो लिखना। जैसे क्या है, समीर बहने लगती, मतलब हवा बहने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है, बिजली चमकने लगती है, छोटे छोटे पौधे खिल उठते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है। गर्मी के कारण दुखी प्राणी बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सभी बदलाव क्या होते हैं जब बादल आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हमें व्याख्या करनी है। कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उनके बारे में हमें लिखना है। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर, सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दर विप्लव की प्लावित माया। अब क्या है, जो सागर है उसके ऊपर हवा धीरे धीरे बह रही है, अर्थात जो ये सुख है ये अस्थिर है, ये हमेशा नहीं रहता, लेकिन दुख जो है वो आता जाता रहता है। मतलब दुख हमेशा बना रहता है और सुख आता रहता है। ये जो जग है इसका हृदय तृप्त है, गर्मी से जल रहा है। हे निर्दय, इस निर्दय जो जीवन है इस पे क्रांति के बादल आओ और इसमें जितनी भी तकलीफ है उनको अपने साथ बहाकर लेकर जाओ। तो कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है, हे क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते हो जैसे पवन रूपी सागर पे नौका तैर रही हो। छाया, उसी प्रकार पूंजीपतियों के वैभव पर क्रांति की छाया मंडरा रही है। इसीलिए कहा गया है अस्थिर सुख पर दुख की छाया, अर्थात उनके सुख अस्थिर है जो कभी नष्ट हो सकते हैं। जो पूंजीपति लोग हैं उनके सुख अस्थिर है, वो जो कभी भी नष्ट हो सकते हैं। अब इसी प्रश्न का दूसरा है जो हमको पढ़ना है, लेकिन उससे पहले इसे कंप्लीट करेंगे। कवि ने बादलों को विप्लवकारी योद्धा, उसके विशाल रूप को रणनौका और गर्जन तर्जन को रणभेरी के रूप में दिखाया है। कवि कहते हैं, हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो जाते हैं, अर्थात कमजोर और निष्क्रिय व्यक्ति भी शोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसी की आगे की जो व्याख्या है कौन सी है, अट्टालिका नहीं रे आतंक भवन सदा पंख पर होता जल विप्लव प्लावन। तो अब क्या है, जिन भवन, जो बड़े बड़े भवन बने हैं उनके ऊपर ये अंक बोला गया है कि बड़े बड़े भवन जो बने हुए हैं ये शोषित वर्गों को आतंकित करते हैं, डराते हैं, और जो हमेशा जो इनके साथ शोषण होता है ये हमेशा निम्न वर्ग पे होता है, अर्थात कीचड़ पे ही पानी का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, जल हमेशा वहीं पे ज्यादा प्रलय मचाता है। तो क्या दिया है, कवि कहते हैं पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं अपितु ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन हैं। इसमें रहने वाले लोग महान नहीं हैं, ये तो भयग्रस्त हैं। जल की विनाश लीला से सदा पंख को ही डुबोती, पंख मतलब कीचड़, कीचड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार कांति की ज्वाला से धनी लोग ही जलते हैं, गरीबों को कुछ खोने का डर नहीं। अब कीचड़ में तो ऑलरेडी मिट्टी और पानी मिला है, उसमें और पानी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन जो जिनके बड़े बड़े घर हैं उनके साफ सुथरे घर हैं, लेकिन वहां पे अगर पानी बरसेगा तो तबाही होगी। खोने का डर नहीं, क्योंकि क्रांति का प्रतिनिधित्व तो हमेशा निम्न वर्ग ही करता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मतलब प्रकृति को हमेशा किसी ना शोषित शोषण वर्ग के हिसाब से उसे मानवीकृत करते दिखाया गया है। आपको प्रकृति का कौन सा मानवीय रूप पसंद आया है और क्यों? पूरी कविता में आपको क्या पसंद आया है, कौन सा मानवीकरण रूप पसंद आया है, आपको वो लिखना है।
कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मुझे बादलों का गर्जन पर क्रांति लाने वाला रूप पसंद है। बादल जब गर्जन करते हैं और क्रांति लाते हैं वो रूप पसंद आया, क्योंकि जिस प्रकार बादलों का गर्जना और मूसलाधार वर्षा में बड़े बड़े पर्वत वृक्ष घबरा जाते हैं, उनको उखड़ कर गिर जाने का भय होता है, उसी प्रकार क्रांति की हुंकार से पूंजीपति घबरा उठते हैं। वे दिल थाम कर रह जाते हैं, उन्हें अपनी संपत्ति एवं सत्ता छिन जाने का भय होता है। अब ये किन पंक्तियों में समझाया गया कविता में, हम वो पंक्तियां भी बताएंगे। ए विप्लव के बादल फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन घोर व्रज हुंकार। तो इन्हीं पंक्तियों में ये सारे बदलाव बताए गए थे, मानवीकरण किया गया था, तो वो चीजें हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारे पास। कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहां कहां हुआ है? संबंधित वाक्यांशों को छाट के लिखिए। रूपक अलंकार कहां होता है? जहां पर हम समानता तो बैठाते हैं, लेकिन उस समानता को हम ऐसे बैठाते हैं कि उन दोनों के बीच का फर्क मिट जाता है। जैसे हम बोलते हैं अति सुंदर, ठीक है, हमने बोला कि राधा की मूर्ति जो है वो रति के समान सुंदर है, तो यहां समान हम हटा देंगे, रति जैसी सुंदर है, हम जैसे बोल देंगे, समान शब्द नहीं बोलेंगे, रति जैसी सुंदर मूर्ति है। तो यहां को बोलेंगे जैसे तिरती है समीर सागर, तो यहां पर समीर सागर में जो है हमारा रूपक अलंकार है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, इसमें क्या है? अस्थिर सुख और दुख की छाया पर रूपक अलंकार का प्रस्तुतीकरण है। यह तेरी रण तरी में आपका क्या है? रूपक अलंकार आ रहा है। भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, तो भेरी और गर्जन में रूपक अलंकार है। रूप अलंकार तो आप सभी लोग पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि अलंकार हम कैसे पहचानते हैं। ए विप्लव के बादल, यहां पर विप्लव मतलब क्रांति के बादल के साथ जो समानता दिखाई गई है, मतलब समानता को हटा दिया है, दोनों में एक रूपता ले आए हैं, एकता ले आए हैं, इसलिए यहां पर भी हमारा रूपक अलंकार है। फिर ए जीवन के पारावार, जीवन के पारावार में भी रूपक अलंकार है, क्योंकि दोनों में भिन्नता हटाकर समानता को ऐसे दर्शाया गया है कि दोनों एक जैसे लगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है? इस कविता में बादल के लिए ए विप्लव वीर, ए जीवन के पारावार जैसे संबोधनों का इस्तेमाल किया गया है। बादल राग कविता में शेष 5 खंडों में भी कई संबोधनों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे अरे वर्ष के हर्ष, ए पाताल बादल, ए निर्बद्ध, ए स्वच्छंद, ए उन्माद, ए सम्राट, ए विप्लव के प्लावन, ए अनंत के चंचल शिशु सुकुमार। उपयुक्त संबोधनों की व्याख्या करें तथा बताएं कि बादल के लिए इन संबोधनों का क्या औचित्य है। तो ये जो बादल राग जो आपके सामने ये गीत आवाहन गीत रखा गया है, ये पूरा आवाहन गीत नहीं, इसके आगे भी और भी खंड हैं इस गीत के, तो उनमें भी किन किन संबोधनों का इस्तेमाल किया गया है वो सभी यहां पर बताए गए। अब आपको बताना क्या है, इन संबोधनों को क्या मतलब है, क्या ऐसा बोला गया है। तो कवि इन संबंधों द्वारा कविता की सार्थकता को बढ़ाना चाहते हैं, बादलों के लिए किए गए संबोधनों की व्याख्या करते हैं, मतलब बादलों की महत्ता को बढ़ा रहे हैं, इसलिए इन संबोधनों को किया गया है। अब ये संबोधन क्या है? अरे वर्ष के हर्ष, मतलब ये संबोधन क्यों दिया? खुशी का प्रतीक। हर्ष क्या है? खुशी का प्रतीक है। फिर मेरे पागल बादल, अब पागल बादल क्यों संबोधित किया? मदमस्ती का प्रतीक है, मदमस्त होकर बादल आते हैं और उनके आने के बाद लोग भी मदमस्त हो जाते हैं। ए निर्बद्ध मतलब बंधनहीन, बादलों को कोई बांध नहीं सकता, इसलिए ये संबोधन दिया गया। ए स्वच्छंद, स्वतंत्रता से घूमने वाले, जब बांध नहीं सकते तो वो घूमने वाले, तो अपोजिट एक उन्होंने संबोधन दे दिया। फिर है ए उन्माद, उन्माद मतलब भयहीन, बहुत ज्यादा जो है ना बादल आ जाते हैं तो लोग भयभीत भी हो जाते हैं, तब उनको क्या बोलते हैं? ए उन्माद, यानी कि बादलों के लिए ये संबोधित करते हैं। फिर ए सम्राट, सर्वशक्तिशाली, बादल सर्वशक्तिशाली हैं, वो चाहें तो धरती को जीवन दे दें, चाहे तो वो अपने बादलों से बाढ़ ला दें, सब कुछ तबाही मचा दें, तो वो सर्वशक्तिशाली हो गए। फिर ए विप्लव के प्लावन यानी प्रलय या क्रांति, अब क्या लाते हैं? प्रलय भी ला सकते हैं और क्रांति भी लाते हैं, तो इसलिए उनको विप्लव यानी कि बदलाव ला रहे हैं हर हाल में।
ऐ अनंत के चंचल शिशु कुसुकुमार, तो बच्चों के समान चंचल होते हैं बादल, आते हैं चले जाते हैं, फिर से आ जाएंगे, पल में आएंगे पल में चले जाएंगे, झलक दिखाएंगे। तो वो चंचलता जो है वो उनमें होती है, इसीलिए उनको शिशु के माध्यम से भी संबोधित करते हैं। तो ये सभी संबोधन क्यों दिए गए हैं ये बताया गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कवि बादलों को किस रूप में देखता है? कालिदास में मेघदूत काव्य में मेघों को दूत के रूप में देखा। आप अपना कोई काल्पनिक बिंब दीजिए। बिंब मतलब आप क्या सोच रहे हैं, बादलों को आप और किस तरीके से देखते हैं। तो यहां पर जब हम मेघदूत, हो सकता है आप में से बहुतों ने पढ़ी हो, तो मेघदूत में क्या था, प्रेमिका अपने प्रेमी से जुदा थी, तो वहां पर एक दूसरे को संदेश भेजने का जो कार्य है वो बादलों द्वारा किया जा रहा था। तो वो मेघदूत थे, यानी बादल रूपी संदेश वाहक, एक दूसरे को संदेश देना, मेघदूत। तो वहां पर कालिदास में उन्होंने मेघदूत के रूप में प्रस्तुत किया था। आप क्या क्या रूप सोच सकते हैं? तो ये सभी, आप सभी की सोच अलग अलग रहेगी, तो आप उनको अपने अपने तरीके से लिखेंगे, मगर लिखेंगे कैसे ये चीज हम आपको बता सकते हैं। कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक के रूप में देखता है। मैं बादल को किसानों के मसीहा के रूप में देखता हूं। सही बात है भाई, बादल किसानों के लिए मसीहा होते हैं। अब उसके लिए हमने 4 लाइनें भी तैयार की, मसीहा है बादलों का, तो भाई कुछ अपने मन से लिखिए भी, कुछ कविता एक छोटी सी बनाइए 4 लाइन की, आप भी कोशिश करिएगा। कब आएगा बादल नभ में, बूंद मूंद को अन्न ये तरसे, कब तू बरखा लाएगा, इसका जीवन सफल कर जाएगा। तो ये किसके लिए किया गया है? किसान के लिए। अब हम आ गए अपने जो है अंतिम प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न 10। कविता को प्रभावी बनाने के लिए कवि विशेषणों का प्रयोग करता है। जाहिर सी बात है सभी कवि प्रयोग करते हैं। जैसे अस्थिर सुख के साथ अस्थिर विशेषण के प्रयोग से सुख के अर्थ में विशेष प्रभाव पैदा कर दिया। अब सुख के साथ विशेषण क्या लगाया गया है? अस्थिर। तो अस्थिर लगाने से क्या हुआ? उसमें विशेषता आई, थोड़ा उसका प्रभाव अच्छा लगा, पढ़ने में अच्छा लग रहा है वो। ऐसे अन्य विशेषणों को कविता से छांट कर लिखें तथा बताएं कि ऐसे शब्द पदों के प्रयोग से कविता के अर्थ में क्या विशेष प्रभाव पैदा हुआ है। मतलब अब हमें ऐसे ही कुछ विशेषणों को कविता से ढूंढना है और ढूंढने के बाद उन्हें बताना है कि कविता में उससे क्या विशेष प्रभाव पैदा हुआ है। क्या दिया है इसमें? निर्दय विप्लव। अब क्या दिया है? विप्लव मतलब विनाश, क्रांति, चेंजेस आ रहे हैं, तो वही विप्लव या विनाश की बात हुई। के साथ निर्दय विशेषण लगाने से विनाश और अधिक क्रूर हो गया। मतलब अगर बदलाव हो रहा है तो निर्दय लगाने से क्या हुआ? बहुत ज्यादा जो है वो क्रांतिकारी, मतलब उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। फिर दूसरा है दग्ध हृदय। दुख की अधिकता व संताप हेतु दग्ध विशेष है, यानी कि हृदय है, अब उसमें दग्ध मतलब जला हुआ हृदय, मतलब बहुत ही परेशान हृदय। फिर है सुप्त अंकुर। अंकुर क्या है? वो सोया हुआ है। सुप्त यहां पर विशेषण है। तो क्या है? सुप्त विशेषण अंकुरों की मिट्टी में दबी हुई स्तुति का गोतक है। मतलब अंकुर तो है, अब यहां पे अगर खाली अंकुर करते तो वो पृथ्वी के ऊपर भी निकल सकता था। सुप्त मतलब वो कहीं पृथ्वी के गर्भ में दबा हुआ, सोया हुआ है, अभी उसमें जो है जीवन नहीं फूटा है। गगन स्पर्शी। बादलों को अत्यधिक ऊंचाई बताने हेतु, मतलब गगन जो बादल जो है बहुत ऊपर है, इसलिए जो है बताया गया। स्पर्शी यानी छूने के मतलब बहुत ऊपर है। जीर्ण बाहु। अब बाहु की विशेषता क्या बताई जा रही है? वो कमजोर है, उनके अंदर कुछ नहीं है। तो यहां पर बाहु की विशेषता बाजुओं की जो है, भुजाओं की वो दुर्बलता को दिखाया गया है। फिर है रुद्ध कोश, यानी भरे हुए खजाने, मतलब उनके अमीरों के भरे हुए खजानों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इस तरीके से ये जितने विशेषण थे हम लेकर आए। अब आपके सामने तो ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए, लेकिन बहुत से चैप्टर हैं जिनके क्वेश्चन आंसर्स आपको परेशान करते हैं कि इनके आंसर कैसे लगे, क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। करना क्या है? आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है magnetsbrain.com। आप वहां पर जाएंगे, वहां पे जाते ही आपके सामने जो पेज ओपन होगा उसमें सभी क्लासेस के नेम मेंशन है। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने वहां के सभी सब्जेक्ट, उस क्लास के सभी सब्जेक्ट अपेयर हो जाएंगे। आपको जो भी सब्जेक्ट देखना है उस पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने जो है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा एक प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी।
आपको उसमें जिस भी चैप्टर को पढ़ना है उस चैप्टर पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स आपके सामने आ जाएंगे, इवन क्वेश्चन आंसर्स भी आ जाएंगे, सब कुछ, जिसके आपकी समरी भी आ जाएगी, सब आ जाएगा, एक्सरसाइज आ जाएंगी। तो सभी चीज़ें आपको उसमें जो भी देखना है उस पर आप क्लिक करेंगे। सपोज आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो आप उस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा और अपनी वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए। तो इस तरीके से इस वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। आई होप आपको हमारे वीडियोस बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।